आज के फिर से मैं अपना क्लास द हॉप राज इकोनॉमिक्स क्लासेस में आपको फिर से स्वागत करता हूँ। आज मैं फिर से एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें आप लोगों को जो मैंने पिछला चैप्टर पढ़ाया उसका जस्ट अगला चैप्टर आज का जो सेशन होगा उसमें पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आज का जो सेशन है और इस सेशन में जो चैप्टर का नाम है वो है अर्थव्यवस्था एवं उनकी केंद्रीय समस्याएँ। अर्थव्यवस्था एवं उनकी केंद्रीय समस्याएँ, इकोनॉमी एंड इट्स सेंट्रल प्रॉब्लम। देखिए मेरे पास जो आप लोग को शो हो रहा है पेज, उसमें बहुत सी बातें लिखी हुई, लेकिन मैं उसको मतलब शॉर्टकट टाइप से, जैसे एक नोट्स होता है उस टाइप से बताऊंगा। जो जो चीज़ें ज़रूरत है उसको बताऊंगा। लेकिन अगर आप लोग को लगता होगा कि हमको सारी चीज़ें बताएं तो आप लोग स्क्रीन शॉट करके रख सकते हैं। ठीक है, और एक बात और बता दूँ, जब आप वीडियो प्ले कीजिएगा तो कोई धुंधला जैसा लगता होगा तो आप लोग ये कीजिएगा कि उसको हाई पिक्चर क्वालिटी पे देखिएगा। ठीक है, एडवांस जो दिया होता है यूट्यूब पे उस पर देखिएगा। ठीक है, तो वीडियो नहीं फटेगा और सब चीज़ क्लियर रहेगी। ठीक है, मैं ये बात बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने ये कहा है कि जो ज़रूरत की चीज़ें हैं मैं वो बताऊँगा। उसके बाद इस चैप्टर में जितनी है, जितनी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जितना ज़रूरत है और जो करना है उसके लिए जो हमको आगे के लिए काम आएंगे मैं उतना बताऊँगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले है अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था क्या है? देखिए, एक अर्थव्यवस्था, जैसे कि हम बात करें अर्थव्यवस्था, जैसे भारत है तो भारत का पूरा एरिया, ठीक है, जो भारत का पूरा एरिया है जिसमें हम लोग निवास करते हैं, उसमें अर्थव्यवस्था क्या कहलाएगी? भारतीय अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था क्या होगी? जो हम लोग उस पूरे एरिया में जितने भी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होता है और जिससे इनकम का क्या हो, जनरेशन हो, मतलब आय की प्राप्ति हो, मतलब जितनी भी आर्थिक क्रियाएं होती हैं, ठीक है, और जिससे क्या होता हो, आर्थिक क्रियाएं होने के साथ जिससे लोगों की क्या हो, आवश्यकताओं की पूर्ति होती हो, तो अर्थव्यवस्था वही ना है। तो अर्थव्यवस्था का जो रूप है वो अलग अलग हो सकता है। कहने का मतलब कि अर्थव्यवस्था हो सकती है कैसी? पूंजीवादी हो सकती है, समाजवादी हो सकती है, या मिश्रित हो सकती है। ठीक है, या विकसित अर्थव्यवस्था हो सकती है, विकासशील अर्थव्यवस्था हो सकती है, अल्पविकसित अर्थव्यवस्था हो सकती है। ठीक है, ये डिपेंड करता है। अगर बात किया जाए कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, तो वो किसके आधार पे होता है? वो शासन के या स्वामित्व के आधार पर, मालिकाना हक के आधार पर। ठीक है, अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अर्थव्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था को प्रदर्शित करती है जिसके अंतर्गत एक क्षेत्र के व्यक्ति अपनी आजीविका अर्जित करने के लिए भिन्न भिन्न आर्थिक क्रियाएँ करते हैं। देखिए, अर्थव्यवस्था करने का मतलब है, यहाँ पे हम अर्थव्यवस्था का मतलब एक पूरे इंडिया का लिख सकते हैं, या बिहार में है तो बिहार का, या झारखंड में है तो झारखंड का, यूपी में है तो यूपी की अर्थव्यवस्था, तो राज्य की या पूरे देश की, हम पूरा देश को लेकर चलते हैं। ठीक है, लेकिन माइक्रो अगर पढ़ते हैं तो हम छोटे लेवल पे पढ़ते हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था एक बड़ा वर्ड है। ठीक है, लेकिन अगर पार्टिकुलर अगर देखा जाए, कोई पार्टिकुलर की बात की जाए, मतलब कोई व्यक्तिगत अर्थव्यवस्था की बात की जाए, तो वो माइक्रो में आएगी। लेकिन हम अर्थव्यवस्था यहाँ ब्रॉड सेंस में लेकर चलते हैं, जैसे भारत की अर्थव्यवस्था। तो भारत की अर्थव्यवस्था मतलब कहने का मतलब है कि भारत के अंदर, ठीक है, आजीविका के लिए व्यक्ति जो भी कार्य करेंगे, चाहे भिन्न भिन्न जो भी कार्य करेंगे, ठीक है, या आर्थिक क्रियाएं करेंगे, तो वही जो उनकी उसको क्या करेगा, उनकी आवश्यकताओं की संतुष्टि करेगा। वही क्या है? एक अर्थव्यवस्था है। तो कहने का यही तात्पर्य कि एक अर्थव्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था को प्रदर्शित करती है जिसके अंतर्गत उस क्षेत्र के व्यक्ति अपनी आजीविका अर्जित करने के लिए भिन्न भिन्न आर्थिक क्रियाएँ करते हैं। मतलब एक क्षेत्र होता है जिसके अंतर्गत जो व्यक्ति होते हैं या लोग होते हैं वो अपनी विभिन्न प्रकार की आर्थिक एक्टिविटीज़ करते हैं, आर्थिक क्रियाएँ करते हैं, वही अर्थव्यवस्था होती है। ठीक है, आर्थिक क्रियाओं का स्तर अर्थव्यवस्था की प्रकृति को बताता है। आर्थिक क्रियाओं के स्तर पर ही अर्थव्यवस्थाओं को क्या किया गया? अविकसित अथवा विकसित श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, प्रत्येक अर्थव्यवस्था किसी न किसी आर्थिक प्रणाली के अधीन आर्थिक क्रियाओं का संचालन करती है। जो भी अर्थव्यवस्थाएं होती हैं वो किसी न किसी रूप में आर्थिक प्रणाली के अधीन कार्य करती हैं। ठीक है, यह संचालित करती है। इस प्रकार अर्थव्यवस्थाओं का प्रकार आर्थिक प्रणाली की प्रकृति के आधार पर बांटे जाते हैं। ठीक है, मतलब कैसी वहाँ की आर्थिक प्रणाली है, जो सिस्टम है, इकोनॉमिक जो सिस्टम है, उसके अकॉर्डिंग, उसके नेचर के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं को बांटा जाता है। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था का मतलब सिंपल सी वर्ड हुआ कि एक एरिया होगा जहाँ विभिन्न प्रकार के एक्टिविटीज़ किए जाएंगे या विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएँ की जाएंगी। किसके लिए? आजीविका को चलाने के लिए। आजीविका को चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? रुपया, पैसे। और अर्थ का मतलब होता है पैसा। तो पैसों की व्यवस्था करने के लिए, या पैसों की व्यवस्था क्यों करते हैं? अपने आजीविका को चलाने के लिए। तो पैसा या रुपया या अर्थ की व्यवस्था करने के लिए जिन क्षेत्र में अपनी जो भी एक्टिविटीज़ किया जाता है, वो आर्थिक क्रियाएँ किया जाता है, वही कहलाती है अर्थव्यवस्था। ठीक है, मैं सिंपल एक जो एक होता है बहुत मतलब
प्रैक्टिकल वे में बता दिया, ठीक है, अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं। अब है कि अर्थव्यवस्थाओं के प्रकार, देखिए मैं ज़्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन बस इतना ज़रूर जाऊँ कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं। तो जो अर्थव्यवस्थाएं होती हैं वो मूलतः अगर यहाँ देखा जाए स्वामित्व के अकॉर्डिंग 3 प्रकार की होती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये हम जान लेते हैं, उसके बाद फिर आगे चलेंगे, मतलब जो मेरा मेनली चीज़ है। तो देखिए स्वामित्व वाणी क्या हुआ, स्वामित्व का मतलब जो मालिक होता है, तो मालिकाना के अनुसार आया, मालिक हक के अनुसार मालिकाना हक के अकॉर्डिंग अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जिसको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं, इसके अंतर्गत जितना भी उत्पादन, प्रबंधन, नियंत्रण और समन्वय, ये सारे चीज़ों का जिम्मा किसके हाथ में होता है, निजी व्यक्तियों के हाथों में होता है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था क्या कहलाती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। और देखिए फिर समाजवादी अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था जिसका नियंत्रण, समन्वय और जो भी, कहने का मतलब है कि जो भी चीज़ें, जिसका सारा रेगुलेशन, नियंत्रण और हक और सारी चीज़ों को मतलब क्या कर सकते हैं, नियंत्रित करने के लिए या फिर लोगों को मतलब कहने का मतलब है कि कंट्रोल करने के लिए जो पावर होगा वो किसके पास होगा, सरकार के पास होगा। मतलब अर्थात नियंत्रित अर्थव्यवस्था क्या कहलाएगी, जो अर्थव्यवस्था को कौन करेगा, नियंत्रण सरकार करेगा, वो अर्थव्यवस्था क्या कहलाएगी, समाजवादी अर्थव्यवस्था कहलाएगी। ठीक है, यहाँ पे मतलब सब कुछ कौन होगा, इसका मतलब इसमें डिसीजन मेकिंग, जो निर्णय लेने की जो शक्ति होगी, ठीक है, वो किसके पास होगी, सरकार के पास। और जिसमें निर्णय लेने की शक्ति किसी खास व्यक्ति से या कंपनी या किसी निजी के हाथों में होता है, वो अर्थव्यवस्था क्या होती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें पूंजीवादी और समाजवादी दोनों का क्या होता है, अस्तित्व होता है, मतलब दोनों का मिला हुआ रूप कहलाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था, जो भारत में देखी जाती है, जहाँ निजी लोग भी रहते हैं और सरकार भी रहती है, और दोनों मिलकर काम करते हैं। ठीक है, तो ऐसी अर्थव्यवस्था क्या कहलाती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। बस इतना ही जानना था इसमें। अब आगे चलते हैं, यहाँ कुछ नहीं जानना है, ठीक है, जो मेरा टॉपिक है मैं उसमें जानता हूँ। ठीक है, अब चलते हैं आर्थिक समस्या। ठीक है, आर्थिक समस्या क्या होती है, तो जानिए आर्थिक समस्या क्या होती है। तो आर्थिक समस्या जो होती है, जो मैंने कल भी बताया, ठीक है, आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है। ठीक है, समस्या है, ठीक है, समस्या उत्पन्न होती है किस लिए, तो समस्या इसलिए होती है कि हमारी जो आवश्यकताएं होती हैं, नीड जिसको बोलते हैं, वो क्या है, अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड, अनलिमिटेड के मतलब क्या हो गया, यह सीमित है। हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो यह सीमित है, लेकिन इसके पूर्ति के जो साधन हैं, और साधन क्या हैं, सीमित हैं। ठीक है, साधन सीमित और आवश्यकताएं अनंत। ठीक है, जिसके कारण क्या उत्पन्न हो गया, अनबैलेंस हो गया, और यही अनबैलेंस जो है उस किसको जन्म देता है, आर्थिक समस्या को। तो यही कह रहा है कि जो असीमित साधनों से जो हमारी असीमित आवश्यकताएं होती हैं, जिनको हम पूर्ण करने के लिए क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के प्रयत्न करते हैं, ताकि कहने का मतलब है कि हमारे पास साधन तो सीमित है, उसको हम जिस अनुसार से मेरा जो कहने का मतलब है, जो हमारी ज़रूरत है, जो हमारी इच्छाएं हैं, उसके अनुसार तो हम उतनी नहीं कर सकते, लेकिन एक एडजस्ट करने का प्रयास किया जाएगा। तो वही जो एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, या कहने का मतलब है जो बीच में गैप छूट जा रहा है, हमारी आवश्यकताओं का अनंत होना और हमारी आवश्यकताओं का अनंत होना और हमारे पास साधनों का क्या होना, सीमितता होना, यही दोनों के बीच में जो क्या आ गया, गैप आ गया, जिसको हम लोग बोलते हैं दुर्लभता, दुर्लभ हो गया। ठीक है, साधन क्या है, दुर्लभ है, और यही जो गैप है वो किसको जन्म दिया, आर्थिक समस्या को। तो इस आर्थिक समस्या को हमको सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तो वो आर्थिक समस्या पूर्ण रूप में सुलझेगी नहीं, लेकिन एक अल्टरनेटिव कुछ उपयोग होगा, जिसके तहत हम अपनी आवश्यकताओं की कुछ हद तक पूर्ति कर सकते हैं। देखिए मनुष्य की जो इच्छाएं होती है वो अनंत होती है, तो अनंत इच्छाओं को, सारी इच्छाओं को जरूरी नहीं कि पूरा कर लिया जाए, लेकिन जो उसके आवश्यक हैं, ठीक है, जो उसके जीने के लिए आवश्यक है, ठीक है, उतना तो पूरा करना होगा। तो उसके लिए जो प्रयास किए जाएंगे वो हमारे क्या होंगे, संसाधनों को उसी प्रकार से बांटा जाएगा, तो उससे हम लोग क्या होगा, हमारी आवश्यकताएं पूर्ण होगी। तो कहने का मतलब आर्थिक समस्याएं वही होती है जो हमारे साधन और हमारे क्या इच्छाओं के बीच का प्रॉब्लम है, या जो अंतर है, वही आर्थिक समस्या को जन्म देता है। ठीक है, अगला चीज़ है आगे चलते हैं, इसमें देखिए आगे चलते हैं। आर्थिक समस्या समझ में आ गया ना क्या है, ये चुनाव से संबंधित समस्या है। जिसे कहने का मतलब हमारे पास साधन सीमित है। ठीक है, हमारे पास साधन क्या है, सीमित है, और हमको बहुत सारे चीज़ों की आवश्यकताएं हैं, हम बहुत चीज़ डिमांड कर रहे हैं, या हमारी बहुत सारी इच्छाएं हैं, तो उसमें हम चुनाव करेंगे,
कि जो हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरत लगेगा उसके पीछे हम भागेंगे और उसके लिए व्यवस्था करेंगे। ज़रूरी नहीं कि सारे चीज़ें जिसके बिना हमको रहा जा सकता है वो चीज़ हम क्यों करेंगे, क्योंकि हमारे पास साधन उतना ही है और वही साधनों को हम लोग यूटिलाइज करके सब चीज़ करना है। तो कहने का मतलब है कि इसमें कौन सी समस्या आएगी, चयन की समस्या आएगी, जिसको चॉइस बोला जाता है। ठीक है, तो आर्थिक समस्या चुनाव की समस्या को क्या करती है, जन्म देती है। और चुनाव की समस्या जब हम लोग किसी प्रकार से अल्टरनेटिव्स को चुनते हैं तो हमारी समस्याओं का कुछ हद तक समाधान होता है। ठीक है, तो आर्थिक समस्याओं को बहुत सारे अर्थशास्त्रियों के द्वारा परिभाषित किया, वो हम लोग को जानना उतना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, जैसे एरिक रोल हैं एक अर्थशास्त्री, जिन्होंने बताया कि आर्थिक समस्या जो है, आर्थिक समस्या मूलतः चयन की आवश्यकता में से उत्पन्न होने वाली समस्या है। यह वह चयन है जिसमें वैकल्पिक उपयोगों वाले सीमित साधनों का प्रयोग किया जाता है या संसाधनों को मितव्ययी उपयोग की समस्या है। ठीक है, मतलब हम साधनों को कैसे यूटिलाइज करें कि हमारी आवश्यकताएं जो है कुछ हद तक पूर्ण हो जाए। मतलब साधनों को इस प्रकार से हम लगाएंगे कि हमको किसी प्रकार का हानि न हो और हम उस चीज़ को जो हम चाह रहे हैं उसको पा भी लें। ठीक है, यही है हमारी आर्थिक समस्या और इस चयन की समस्या को जन्म देता है। और उससे हम लोग निजात पाने के लिए हम संसाधनों को कैसे यूज करते हैं, इस तरह पे लगाते हैं कि जिससे हमारी आवश्यकताएं हैं जो कुछ हद तक पूर्ण हो। एक लेफ्टविच का परिभाषा है। लेफ्टविच महाराज कहते हैं कि आर्थिक समस्या का संबंध वैकल्पिक मानवीय आवश्यकताओं में सीमित साधनों का प्रयोग करने और इन साधनों का इस दृष्टि से उपयोग करने से है कि आवश्यकताओं की अधिकतम संभव संतुष्टि हो सके। जो हम बोल रहे हैं वही चीज़ें अलग अलग लोग कोटेशन में बताया है। तो यहाँ पे संक्षेप में लिखा हुआ है कि जब विभिन्न आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए सीमित साधनों का कुशलतम प्रयोग किया जाता है तब आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है। ठीक है, अब है अगला, इसमें सब है परिभाषा, इसलिए इसमें उतना ध्यान नहीं देना है कि क्या है, बस समझते जाना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे है उदाहरण एक, सुनिए एक उदाहरण है, इसको मैं पढ़ देता हूँ। कह रहा है कि उदाहरण के एक किसान के पास 1 एकड़ भूमि है। कितना एकड़ ज़मीन है, 1 एकड़। साधन के रूप में भूमि सीमित है। ठीक है, साधन के रूप में क्या है, भूमि सीमित है, जिसके अनेक वैकल्पिक उपयोग हैं। भूमि का एक ही उपयोग तो नहीं है कि सिर्फ घर बना लेना, उस पर खेती बाड़ी भी उसी पे होता है, कल कारखाना भी उसी पे होता है। तो वही बोल रहा है, उसका बहुत सारा उपयोग है। भूमि पर गेहूँ उगाया जा सकता है अथवा गन्ना, किंतु सीमित भूमि पर दोनों फसल एक साथ नहीं उगाई जा सकती है। सही बात है। अब कह रहा है कि जो उसके पास 1 एकड़ ज़मीन है उस पर या तो गन्ना भी उगा, मतलब उगाने का वो गन्ना भी उगा सकता है और गेहूं भी उगा सकता है, लेकिन एक साथ दोनों को नहीं उगा सकता। सही बात है। अतः किसान को यह चुनाव करना होगा कि वो अपने खेत में कौन सी फसल उगाए ताकि उसे अधिकतम लाभ प्राप्त हो। इस प्रकार साधन की सीमितता एवं साधन के वैकल्पिक प्रयोग चुनाव की समस्या उत्पन्न करते हैं। सही बात है। अब साधन का, एक ही साधन का बहुत सारा उपयोग है। ठीक है, और आपके पास साधन है सीमित, तो उसका हम कैसे उपयोग करेंगे ये अपने अनुसार है। अगर आपको लगेगा कि हमको गेहूं उपजाने में ज़्यादा फ़ायदा है तो आप गेहूं का खेती करेंगे, लेकिन अगर लगेगा कि आपको गन्ना उपजाना है तो उसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा है, आप उसका फ़ायदा लेंगे, है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। समझ में आ गया ना समस्या, आर्थिक समस्या। अब है कि आर्थिक समस्याएं क्यों उत्पन्न होती है। ठीक है, संबंध, मतलब ये क्वेश्चन आ गया कि आर्थिक समस्याएं क्यों उत्पन्न होती है अथवा आर्थिक समस्या के क्या कारण हैं। ठीक है, तो हम पहले ही बता चुके हैं बार बार कि आर्थिक समस्या का कारण क्या है। तो आर्थिक समस्या का कारण क्या है, पहला कारण ये है कि आर्थिक समस्या का कारण है जो साधन है वो क्या है, सीमित है। एक ये कारण हुआ। एक कारण है कि जो आवश्यकताएँ हैं मनुष्य की वो क्या हैं, अनंत हैं या सीमित हैं। अनलिमिटेड हमारे पास वांट्स हैं, मतलब सीमित जो है, कहने का मतलब है जो मनुष्य की आवश्यकताएं हैं वो क्या हैं, असीमित हैं, अनंत हैं, उसका कोई अंत नहीं है। अगर मनुष्य के पास साइकिल आया तो सोचता है कि गाड़ी लेना, गाड़ी आया तो सोचता है 4 व्हीलर लेना, 4 व्हीलर आया तो बोलेगा हेलीकॉप्टर चाहिए, हेलीकॉप्टर ले लिया तो बोलेगा कि हमको हवाई जहाज चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार ये आवश्यकता कभी ख़त्म ही नहीं होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से कहा जाए कि जो हमारे आर्थिक समस्याएं क्यों उत्पन्न होती है उसका एक कारण हो गया जो हमारी आवश्यकताएं हैं उसका कोई क्या नहीं है, कोई सीमा नहीं है। दूसरा है कि आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर। अब दूसरा है कि डिफरेंस ऑफ इंटेंसिटी और टू वांट्स,
कहने का ये मतलब है कि आवश्यकताओं की तीव्रता की दृष्टि से भिन्न होती है, अर्थात प्रत्येक मनुष्य की कुछ आवश्यकताएं अधिक महत्वपूर्ण है और कुछ के लिए कम है। सही बात है, कोई मनुष्य कोई चीज़ को बहुत ज़्यादा चाहता है और कोई चीज़ को थोड़ा सा कम चाहता है, ठीक है। तो उसमें जो अंतर होता है उसी के कारण क्या उत्पन्न होती है, आर्थिक समस्या। नेक्स्ट है, अब देखिए यहाँ पे उसी चीज़ को बनाया हुआ आर्थिक समस्या का सारांश एक तालिका नहीं बोल सकते, एक बोल सकते हैं कि एक इसको क्या बोल सकते हैं, डायग्राम के टाइप से बना के बताया गया। देखिए कॉलम में देखिए आर्थिक समस्या का सारांश। आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है, तो असीमित आवश्यकताएं, आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर और प्राथमिकताओं का चयन, ठीक है। तो आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है क्योंकि जो साधन हैं वो क्या हैं, सीमित हैं। साधनों का क्या है, साधन सीमित है, एक तो ये बात है, और एक ही साधन का बहुत सारा उपयोग है, साधनों का वैकल्पिक उपयोग। और फिर है कि साधन के कुशलतम प्रयोग का चयन। देखिए जब कहने का मतलब आवश्यकताओं में अंतर होगा तो हम प्राथमिकता देंगे किसी भी साधन को कि हम किसको मतलब उपयोग करना चाहते हैं। तो आर्थिक समस्या का उदय होता है यहाँ पे, और साधन का कुशलतम प्रयोग का फिर हम लोग चयन करते हैं, ठीक है। तो यही है। अब अगला देखते हैं, इसमें कुछ नहीं है, ज़्यादा दिमाग लगाने वाली चीज़, ठीक है। अब आगे चलते हैं, समझ में आ गया। सीमित साधन मतलब साधन क्या है, दुर्लभ। अब हम लोग का जो चैप्टर था अर्थव्यवस्था और अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, तो अर्थव्यवस्था की जो केंद्रीय समस्याएं हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं सिर्फ इसको रीड करूँगा, बाकी मैं समझाऊँगा। अर्थव्यवस्था से अभिप्राय उस आर्थिक प्रणाली से जिसके द्वारा समाज की समस्त आर्थिक क्रियाओं का संचालन किया जाता है। सही बात है, अर्थव्यवस्था में ही सारी आर्थिक क्रियाओं या समाज में ही समस्त आर्थिक क्रियाओं का संचालन किया जाता है। प्रत्येक देश किसी न किसी आर्थिक प्रणाली पर आधारित होता है। सही बात है, जो जितने भी सारे देश हैं वो जो भी अभी बताए ना कि जो स्वामित्व के आधार पर जो देशों को बांटा गया है वो 3 भागों में बांटा गया है। उसमें से कह रहा है कि प्रत्येक देश कोई ना कोई प्रणाली का क्या होता है, हिस्सा होता है। जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, इन तीनों में से कोई एक होता है, ठीक है। भारत की बात किया जाए तो भारत हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो अर्थव्यवस्था का संचालन भिन्न भिन्न होता है, किंतु साधनों की सीमितता एवं वैकल्पिक प्रयोगों तथा आवश्यकताओं का अनंत के कारण ही साधनों एवं साधियों के बीच उपयुक्त तालमेल बैठाने की समस्याएं प्रत्येक आर्थिक प्रणाली में विद्यमान रहती है। इन्हें ही अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं या मूलभूत समस्या। देखिए अब यह कह रहा है कि सीमित साधन है और आवश्यकताएँ अनंत है, तो यही चीज़ जो उत्पन्न हो रहा है हमारे पास। और दूसरी बात है, जो भी साधन हमारे पास है उसका 1 नहीं 4 गो 5 गो 10 गो बहुत सारा उपयोग है, ठीक है। तो मतलब उसका वैकल्पिक प्रयोग है। तो कहने का ये मतलब है कि मान लेते हैं कि आपके पास क्या है, दूध है। तो फॉर एग्जांपल अब दूध है तो एक व्यक्ति सोच रहा है कि हम उसको चाय बनाएं, एक व्यक्ति सोच रहा है कि हम मिठाई बनाएं, एक व्यक्ति सोच रहा है कि हम क्या बनाएं, पनीर बनाएं, एक व्यक्ति सोच रहा है कि हम इसका दही बनाएं। तो एक ही चीज़ है हमारे पास, इसका 75 को उपयोग है। तो कहने का यही मतलब है, एक तो साधन दुर्लभ या सीमित और ऊपर से इसका 75 को उपयोग। समझ में आ रहा है बात हम जो बता रहे हैं। तो ये चीज़ जो है इसके कारण क्या उत्पन्न हो जाती है, आर्थिक समस्या, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्रीय समस्या। अब हमारे पास केंद्रीय समस्या क्या क्या हैं वो देखिए। केंद्रीय समस्या क्या है, तो मेनली जो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं होती हैं वो मूलतः 3 होती हैं, ठीक है। तो मौलिक समस्याएं भी इसके बोला जाता है, मतलब सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। तो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। पहला जो होता है वो होता है व्हाट टू प्रोड्यूस, सेकेंड होता है हाउ टू प्रोड्यूस, और थर्ड होता है हुम टू प्रोड्यूस। इसका मतलब ये है कि क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए और किसके लिए उत्पादन किया जाए, ठीक है। यही 3 चीज़ें हैं जो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं होती हैं। मतलब क्या हम उत्पादन करें, ठीक है, और उत्पादन हम कैसे करें और उत्पादन हम किसके लिए करें। जैसे क्या उत्पादन करें का इसका मतलब क्या हुआ कि हम खाने पीने वाला चीज़ का उत्पादन करें, या जो खाने पीने वाला चीज़ है उसको बनाते हैं यानी मशीनों का उत्पादन करें। दूसरा में है कि उत्पादन हम कैसे करें, उत्पादन में हम श्रम को ज़्यादा लगाएं, मतलब श्रम प्रधान तकनीक का उपयोग करें कि पूंजी प्रधान तकनीक का उपयोग करें, मतलब लेबर से ज़्यादा काम कराएं कि मशीन से ज़्यादा काम कराएं। तो ये भी एक तो समस्या है। तीसरी समस्या ये है कि हम किसके लिए उत्पादन करें, अमीर वर्ग के लिए उत्पादन करें कि गरीब वर्ग के लिए उत्पादन करें, मतलब आवश्यक वस्तु का उत्पादन करें कि विलासिता वस्तु का उत्पादन करें, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात आती है कि ये जो समस्याएं अर्थव्यवस्था में उत्पन्न हो रही हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी। तो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी जो होता है, जिसमें हमने ये कहा कि पहली जो समस्या आती है वो क्या आती है कि क्या उत्पादन किया जाए, ठीक ना। तो क्या उत्पादन किया जाए,
मतलब उपभोक्ता वस्तु का उत्पादन किया जाए या पूंजीगत वस्तु का उत्पादन किया जाए। मतलब उपभोक्ता वस्तु मतलब जो कंज्यूमर जो होता है वो डेली का जो यूज करता है, आटा, चावल, दाल क्या बोलते हैं उसको पेन, कलम, स्याही, ये सब सारा डेली यूज का है, माचिस, ठीक है। तो इसका हम लोग उत्पादन करें या फिर पूंजीगत वस्तु का उत्पादन करें, जैसे कि क्या हो गया, मशीन, औजार, ट्रैक्टर, गाड़ी, इस सब का उत्पादन करें, या हम कपड़ा, गेहूँ, चावल, आटा, इसका उत्पादन करें। तो यहाँ पे समस्या आई कि नहीं। तो ये जो है चयन का ही समस्या है, क्या उत्पादन किया जाए में फिर से चयन आ गया, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, कि हम उपभोक्ता वस्तु का मतलब होता है कि जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उपयोग करते हैं, और जो पूंजीगत वस्तु का मतलब होता है कि जिन चीज़ों का उपयोग हम इस चीज़ों के जो जिससे हम लोग बनाते हैं, कहने का मतलब है जैसे कपड़ा बनाते हैं, इसके लिए एक मशीन होगा तो मशीन का उत्पादन करें कि कपड़ा का उत्पादन करें। तो जो मशीन होता है वो पूंजीगत में आएगा, जो कपड़ा होता है वो उपभोक्ता में जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब दूसरा चीज़ आता है, इसी में दूसरा चीज़ आता है कि हम आवश्यकता वाली वस्तु का उत्पादन करें कि विलासिता वाली वस्तु का उत्पादन करें। कहने का मतलब है कि जो अमीर वर्ग यूज करता है या जो गरीब वर्ग यूज करता है उसका उत्पादन, जैसे अमीर वर्ग हो चाहे गरीब वर्ग, रोटी, कपड़ा, मकान सबके लिए ज़रूरत है। तो ये क्या कहलाया, नेसेसिटी गुड, मतलब आवश्यक वस्तु, ये सबके लिए ज़रूरी है, चाहे अमीर रहे चाहे गरीब, इसको तो खाना ज़रूरी है। लेकिन दूसरा चीज़ ये है कि हम जो विलासिता वस्तु का मतलब रहता है, जो हाई, जिसके पास इनकम ज़्यादा रहता है वही ना विलासिता वस्तु का उपयोग करता है। जैसे हम पंखा का यूज कर रहे हैं, और वही अमीर जो रहेगा विलासिता वस्तु में एसी आ जाएगा, है कि नहीं, कूलर भी हो सकता है, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है हम साइकिल का यूज कर रहे हैं तो अमीर लोग कार का उपयोग करता है, आभूषण का उपयोग करता है। तो विलासिता वस्तु में जो ज़्यादा, मतलब कहने का मतलब है जो ज़्यादा आरामदायक वस्तुएं होती हैं, वो ज़्यादा जो कीमती वस्तुएं होती हैं उसको बोला जाता है। तो ये चीज़ क्या आया, चयन का समस्या आया। एक तो आया उपभोक्ता वस्तु और दूसरा आया पूंजीगत वस्तु। फिर एक प्रॉब्लम आ गया कि आवश्यकता वस्तु का उत्पादन करें या पूंजीगत। देखिए ये समस्या आती है तो हम क्या देखेंगे, अर्थव्यवस्था में मेनली ज़रूरत किसका है। ये भी चीज़, अगर हमारी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था नहीं है, समाजवादी अर्थव्यवस्था है या फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था है जहाँ पे सरकार का रोल होता है, तो सरकार देखेगी ना कि हमारी अर्थव्यवस्था में किसकी ज़रूरत ज़्यादा है तो उस पर फोकस करेगी, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है, ये जो प्रॉब्लम उत्पन्न हुई इसी के कारण हम लोग को समस्या का भी समाधान करना होगा इसी के अकॉर्डिंग। अब है दूसरा, पहला ख़त्म हो गया, पहला आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या उत्पादन किया जाए में क्या क्या आया, समझ में आ गया ना, ये जो डायग्राम बना ये आया, ठीक है। अब यहाँ पे एक और विकल्प उत्पन्न होता है कि निजी वस्तु का उत्पादन करें कि सार्वजनिक वस्तु का। जैसे निजी वस्तु में आया मकान, स्कूटर, फैक्ट्री, ये निजी वस्तु है जिसका कोई खास व्यक्ति उपयोग कर सकता है, जिसमें सभी का अधिकार नहीं होता है, जो जिसका है जो मतलब खरीदा उसी का है। लेकिन सार्वजनिक वस्तु ऐसी वस्तुएं होती हैं जिसमें सभी का अधिकार होता है, चाहे रोड हो जाए, चाहे अस्पताल हो जाए, सरकारी अस्पताल की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट नहीं, चाहे क्या बोलते हैं सरकारी स्कूल का भी बात कर रहा हूँ, चाहे पार्क हो जाए, चाहे सड़क हो जाए। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं वो सार्वजनिक वस्तु है, पब्लिक गुड्स हैं। तो यहाँ पे देखा जाता है कि पब्लिक गुड्स का हम उत्पादन करें या प्राइवेट गुड्स का उत्पादन करें। पब्लिक गुड्स में सबका अधिकार होता है, ठीक है, लेकिन प्राइवेट गुड में सबका अधिकार नहीं होता, इसका एक मालिक होता है। जबकि सरकारी गुड जो होता है या सार्वजनिक वस्तुएं जो होती हैं वो सभी के लिए समान अधिकार रखती हैं, ठीक है। 11-12 का जो लेवल है उसमें इतना ही है। अगर हम पब्लिक फाइनेंस के अनुसार अगर देखें पब्लिक गुड्स और प्राइवेट गुड्स, तो उसका डेफिनेशन मतलब ये है, लेकिन उसमें एक अलग कॉन्सेप्ट लागू होता है, ठीक है। वो मैं बाद में बताऊंगा जब मैं पब्लिक फाइनेंस पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब आती है समस्या, जो एक तो मेरा हो गया। अब दूसरा देखिए, क्या उत्पादन किया जाए, हो गया। अब कैसे उत्पादन किया जाए। अब मान लिए कि हम लोग उन चीज़ों को डिसाइड कर लिए कि हम लोग को सार्वजनिक वस्तु का उत्पादन करना है कि निजी वस्तु का, क्या बोलते हैं, उपभोक्ता वस्तु का उत्पादन करना है कि पूंजीगत वस्तु का, ठीक है, आवश्यक वस्तु का उत्पादन करना है कि विलासिता वस्तु का। इन चीज़ों का जब मेरा डिसाइड हो गया तो एक और समस्या उत्पन्न हो जाएगी कि उत्पादन कैसे किया जाए, ठीक है। अब डिसाइड तो कर लिए, लेकिन कैसे उत्पादन किया जाए, तो यहाँ पे किसकी समस्या आ गई, श्रम प्रधान टेक्निक का उपयोग करें या कैपिटल प्रधान, पूंजी प्रधान। मतलब कहने का यही मतलब है कि लेबर इंटेंसिव तकनीक, मतलब जिसमें श्रम की ज़्यादा आवश्यकता होती है उससे उत्पादन करें कि पूंजी की जिसमें ज़्यादा आवश्यकता होती है मशीन औजार की उससे उत्पादन करें। अब यहाँ पे फिर से कह रहे हैं कि अगर सरकार अगर है
तो देखती है गवर्नमेंट कि अगर हम सारे चीज़ों को मशीन से ही बनाएंगे तो क्या होगा, लोग क्या हो जाएंगे, बेरोजगार। खास करके भारत जैसे विकासशील देश की बात किया जाए, जहाँ तक का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या किस चीज़ से उत्पादन करने की बात की जाएगी, तो यहाँ पे जो उत्पादन करने की बात की जाएगी वो श्रम प्रधान तकनीक का है, ताकि लोगों को रोज़गार भी मिल जाए। ठीक है, जैसे कि जब 1929 में जब महामंदी आया था तो केन्स का थ्योरी आया था कि आप अगर काम नहीं है तो सड़कों में गड्ढा खुदवाइए और फिर गड्ढे को लेबर से भरवाइए, ताकि वो लोगों को काम मिलेगा और उसके पास डिमांड आएगा, मतलब पैसा आएगा तो लोग डिमांड करेंगे। ठीक है, तो ये बात की बात है, मैं बस एग्जांपल के तौर पे बताया। तो ये कहने का मतलब ये है कि श्रम प्रधान तकनीक का उपयोग करें कि पूंजी प्रधान तकनीक का उपयोग करें, ये डिसाइड कौन करेगा, जो उत्पादन करेगा। अगर भारत जैसी बात करें तो सरकार डिसाइड करेगी कि किसको हमको फोकस करना है। अगर लेबर की, अगर हमारे देश में, और ये भी देखा जाता है कि किस देश में किसकी जो है प्रधानता ज़्यादा है या कौन सा चीज़ ज़्यादा पाया जाएगा। यही चीज़ अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में पॉपुलेशन भारत जैसा नहीं है। अमेरिका में सारे लोग, इतना लोग, मतलब कहने का मतलब इतना श्रम भी नहीं मिलता है, और वहाँ श्रम ज़्यादा महंगा हो जाता है, क्योंकि बहुत महंगा होता है। कहाँ वहाँ पर लोग काम करने वाले लोग जो श्रम है वो बहुत कम है, तो वहाँ पे यूज ज़्यादातर क्या होता है, मशीन का होता है। तो अगर अमेरिका में होगा तो श्रम पूंजी प्रधान टेक्निक का उपयोग होगा, और भारत में होगा तो श्रम प्रधान का। ये मतलब डिपेंड करेगा कि हमारी इकोनॉमी कैसी है, हमारे यहाँ पे जनसंख्या कैसा है, हमारा जो स्तर है वो कैसा है। ठीक है, तो चलिए अगला में चलते हैं। तीसरी समस्या जो अर्थव्यवस्था की होती है, तीसरी समस्या क्या होती है, तो अर्थव्यवस्था की तीसरी समस्या होती है, अरे वितरण कहाँ से आ गया, किसके लिए उत्पादन किया जाए। यही ना था अर्थव्यवस्था की तीसरी समस्या, कि उत्पादन किसके लिए किया जाए। तो उत्पादन किसके लिए किया जाए, ये समस्या जो उत्पन्न होती है, जिसमें आ जाता है वितरण की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कि व्यक्तिगत वितरण और कार्यात्मक वितरण, दो प्रकार का वितरण है। तो इसमें ये है कि आय वितरण की असमानता की समस्या से संबंधित है व्यक्तिगत वितरण, और कार्यात्मक वितरण जो है संबंधित, वो आय वितरण की असमानता से संबंधित है। ठीक है, तो कहने का यही मतलब है कि किसके लिए उत्पादन किया जाए। इसमें ये कहना है कि जो उत्पादन होगा वो हम अमीरों के लिए करें या गरीबों के लिए करें। ठीक है, मतलब कहने का यही मतलब है कि जो हायर लेवल, मतलब जो जिनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, कहने का मतलब है कि मिडिल और हाई फैमिली के वालों के लिए किया जाए कि गरीब लोगों के लिए किया जाए। ठीक है, तो ये जो समस्या उत्पन्न होगी, फिर हम अर्थव्यवस्था के अपने मॉडल पे आएंगे, हमारी अर्थव्यवस्था कैसी होगी उसके अकॉर्डिंग ही उत्पादन होगा। तो बस यही था हमारा केंद्रीय समस्याएं, मूलतः 3। तो मूलतः 3 समस्याएं थी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और हुम टू प्रोड्यूस। क्या उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए, और क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, और किसके लिए उत्पादन किया जाए। तो अर्थव्यवस्था की सेंट्रल प्रॉब्लम्स आज हो गई ख़त्म। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम देखेंगे अर्थव्यवस्था का, जो हमारी अर्थव्यवस्था को जो रिप्रेजेंट करता है, जिसके थ्रू से हम अर्थव्यवस्था को बतलाते हैं अर्थशास्त्र में, उसको बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, मतलब PPC। ठीक है, तो वो हम अगले क्लास में बताएंगे कि उत्पादन संभावना वक्र किसको कहते हैं, और उत्पादन संभावना वक्र की क्या एजम्पशन होती है, उत्पादन संभावना वक्र का सिद्धांत क्या कहता है, उत्पादन संभावना वक्र का विभिन्न प्रकार के कंडीशन क्या होंगे। अगर लेबर यहाँ होगा और श्रम ऐसे होगा, लेबर को बढ़ा देंगे, श्रम को घटा देंगे, श्रम को बढ़ा देंगे, लेबर को घटा देंगे। ठीक है, तो क्या उत्पादन पे प्रभाव पड़ेगा, इन सारे चीज़ों का जिक्र हम नेक्स्ट क्लास पे करेंगे। आप लोगों से एक अनुरोध है कि जो लिखावट आप लोगों को दिख रही है स्क्रीन पे, उस पर कम ध्यान देते हुए जो मैंने अपना लेक्चर समझाया है उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे, उसको समझेंगे और उसी के अकॉर्डिंग अपने कॉपी में नोट करेंगे। ठीक है, और ये जो समस्याएं थी, ये ही समस्याएं अर्थव्यवस्था और केंद्रीय समस्याएं, यही चैप्टर था, और यही जो मैंने बताया वही मतलब इसका मूल अर्थ था। इसमें जितनी सारी चीज़ें लिखी हुई थी उसका मैंने जिस्ट बताया, समझाया। तो आज का वीडियो जैसा भी आपको लगा होगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा
और कोई प्रश्न हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। ठीक है, फिर मैं इसका जो आगे का बचा है उत्पादन संभावना वक्र नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगा। तब तक के लिए जोहार।